हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज केस स्टडी मेथड स्टार्ट करेंगे। और केस स्टडी मेथड का मतलब होता है कि जब हम किसी एक सिंगल केस को लेके उसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। और ये किसी एक केस का मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या उसकी पूरी फैमिली भी हो सकती है, एज अ ग्रुप पूरी एक साथ। तो केस का मतलब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक एक यूनिट पे फोकस कर रहे हो। इस केस में हम यूनिट बोलते हैं उसको। यूनिट का मतलब है कि या तो आपने एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर केस स्टडी करनी है, या उस यूनिट में पूरे फैमिली मेम्बर्स आते हैं लेकिन वो एक साथ आएंगे, और या फिर एक कोई ग्रुप है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम यूनिट ही मान के चलेंगे। उसको हम अलग अलग सबके ऊपर अलग अलग केस स्टडी नहीं होगी, सबकी केस स्टडी एक साथ होगी, एक कंबाइंड यूनिट की तरह। तो केस स्टडी मेथड जो है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह होता है। एक तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसमें आप लैब एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्क्राइब करते हो चीज़ों को। और जो आपने बिहेवियर ऑब्जर्व किया है और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हो। इट टेंड्स टू एग्जामिन अ सोशल यूनिट एज अ होल। इसका मतलब यही है जो मैंने बताया कि कोई भी सोशल यूनिट है, चाहे फैमिली है, चाहे कोई ग्रुप है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, बड़ा ग्रुप भी है या फिर कोई कम्युनिटी भी है। जैसे बहुत सारी केस स्टडीज है जो ट्राइब्स के ऊपर हो रखी है, किसी विलेज एरिया के ट्राइब्स के ऊपर, उनकी आदतों के बारे में जानने के लिए, उनके कल्चर के, उनके खाने पीने के तरीके। तो उसको भी उस टाइम एक कम्युनिटी को एज अ यूनिट लेके चलेंगे, वहाँ के लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, उनको एक एक सिंगल सिंगल इंडिविजुअल नहीं मानेंगे। तो केस स्टडी हमेशा एक यूनिट के ऊपर की जाती है, चाहे उसमें कितने भी लोग हों, उसको एक यूनिट बोला जाता है। डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल्स बिहेवियर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो केस हिस्ट्री या केस स्टडी क्या होती है कि जब हम किसी भी पर्सन की डिटेल स्टडी करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड तक करते हैं। केस स्टडी बहुत लंबी चलती है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती है। इसमें कम से कम आपको उतनी देर स्टडी करनी पड़ती है जितनी देर आपको उसके जिस चीज़ के लिए आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड डेटा जो है पूरा तरीके से आपका कलेक्ट ना हो जाए, तब तक आपको ये स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। It is frequently used in clinical and medical settings in order to diagnose and treat people. तो क्लिनिकल सेटिंग्स में या मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ होती है केस स्टडी, और डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है प्रॉब्लम, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और उनको ट्रीट कैसे करना है, उन सब चीज़ों के लिए इसके जो पर्पस है यूज़ करने का वो ये है, क्लिनिकल और मेडिकल सेटिंग्स के लिए यूज़ की जाती है। As such, case history usually deal with abnormal or troubled people whose lives are studied during psychotherapy or diagnosis. तो जैसे साइकोथेरेपी या डायग्नोसिस में जब कोई चीज़ डिटेक्ट की जाती है कि कुछ लोगों को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो डील नहीं कर पा रहे, तो उस पर्सन की पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने के लिए, उसके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने के लिए केस स्टडी करी जाती है उसके ऊपर। और उसके बेस पे उसके बिहेवियर को जज किया जाता है, या उसके बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है वो सब चीज़ें पता करने के लिए केस स्टडी करी जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है केस स्टडी में। आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो, ऑटोबायोग्राफिकल डेटा लेते हो, मतलब उसने जो खुद अपने बारे में आपको बताया है, बायोग्राफिकल चीज़ें दूसरों से पूछ पूछ के। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है केस स्टडी में। टेस्ट भी लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने टाइप के पढ़े हैं। तो केस स्टडी के अंदर भी बहुत सारी असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम यूज़ करते हैं केस स्टडी करने के लिए। क्लिनिशियन जो होते हैं यूजुअली इसका यूज़ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बारे में जानने के लिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम उस पर्सन को है उसके पीछे पास्ट में क्या रीज़न था और प्रेजेंट में अभी उसके साथ क्या हो रहा है, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें पता करने के लिए केस स्टडी करते हैं। तो जब हम पास्ट तक किसी के पास तक जाते हैं, इसलिए इसको हम केस हिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड करते हैं। फ्रेडरिक ली प्ले थे जिन्होंने ये मेथड पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये साइकोलॉजी में नहीं किया था, इन्होंने सोशल साइंस में किया था। उसमें इन्होंने फैमिली के बजट्स के ऊपर स्टडी करनी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने फैमिलीज के ऊपर केस स्टडी की थी, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार ये मेथड केस स्टडी का। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। उसके बाद फाइनली जो हमें मेनली नाम पता होना चाहिए वो है विलियम हीली का, क्योंकि साइकोलॉजी में इन्होंने फर्स्ट टाइम इस मेथड का यूज़ किया था।
और इस मेथड से इन्होंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के ऊपर केस स्टडी की थी। जो छोटे बच्चे होते हैं जो क्राइम वगैरह करते हैं उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर स्टडी करने के लिए। फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, उसमें हमने देखा है कि वो फ्रॉइड भी जितने भी उनके केसेस होते थे उनके पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि उनके साथ पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो साइकोडायनामिक थ्योरी भी ऑलमोस्ट एंटायरली केस स्टडी के ऊपर ही बेस्ड है। ये फ्रॉइड भी अपने केसेस पे सिंगल केसेस पे पूरी इंटेंसिव स्टडी करते थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिटेल स्टडी करते थे। तो वो उनके चाइल्डहुड की एक्सपीरियंसेस पूछते थे, ड्रीम्स के बारे में पूछते थे और पूरा मतलब एक डिटेल स्टडी करते थे अपने क्लाइंट्स पे। ऐसे ही कार्ल रॉजर हैं, वो भी केस स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे अपने साइकोथेरेपी में, उनकी अपने क्लाइंट्स की पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करने के लिए। तो केस स्टडी का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी किया हुआ है अपने अपने थ्योरी में। मेन पर्पस क्या है इसका, जो हमने पढ़ा ऊपर के क्लिनिकल और मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ होती है, क्योंकि हमें जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है लोगों की उसके पीछे के रीज़न जानने होते हैं। तो केस स्टडी क्या करती है, डीपली एनालाइज करती है, एनालाइजेस डीपली एंड इंटरप्रेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चेंज और ग्रोथ ऑफ यूनिट। तो जो फैक्टर हैं जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर या फिर इमोशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस है उस पर्सन के बिहेवियर के चेंज में या उसके ग्रोथ में, इसको डीपली एनालाइज करते हैं हम केस स्टडी के थ्रू। इसको लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्टडी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसका मतलब होता है हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसको हम काफ़ी सालों तक उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली स्टडी और एक ही पर्सन के ऊपर। केस स्टडीज हैव बीन मेड फॉर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज एंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब जो पहले बहुत सारी केस स्टडीज़ हो रखी हैं वो अगर हम स्टडी करें तो इसमें ये पता चला है कि हर तरीके के लोगों के ऊपर और हर तरीके की कम्युनिटीज़ के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज़ पहले से हो रखी हैं। Case study is a detailed description and analysis of a particular individual's personality. It is also an immensely important research strategy. Research strategy भी है, आपको एक जनरली ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम तो इससे डायग्नोस करते ही हो, लेकिन अगर आपने किसी के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, किसी के जनरली किसी के बारे में आप कुछ ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसको भी हम केस स्टडी ही कहते हैं। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी की प्रॉब्लम के पीछे ही कुछ स्टडी करना चाहते हैं, एक नॉर्मली भी हम लोगों को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम जैसे कोई ट्राइब है, कोई विलेज एरिया में रह रही है जिसका लोगों को नहीं पता, आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सबके सामने लाना चाहते हो, आप चाहते हो लोगों को पता चले कि इस तरह की ट्राइब्स भी रहती हैं विलेजेस में, तो आप वहाँ जाके उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं स्टडी कर रहे हैं, आप खाली उनके ऊपर जाके डीप डिटेल स्टडी कर रहे हो, तो वो भी एक केस स्टडी होती है। A single case study suggests a deep insight about human behavior। मतलब ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जब भी आप स्टडी करते हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो, जब आप उसके बिहेवियर के ऊपर एक डीप स्टडी करते हो तो उसको केस स्टडी बोलते हैं। बट यूजुअली वन केस डज नॉट प्रोवाइड अ फर्म बेसिस फॉर डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इसमें ये होता है कि जब आप एक केस स्टडी करते हो तो आप उसको उसके जो भी आपको उससे चीज़ें पता चलती है वो सबके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। आप किसी एक के ऊपर केस स्टडी करके जो भी आपको उसके बारे में बिहेवियर के बारे में पता चला, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा सबके साथ होगा, क्योंकि वो एक पर्सन के खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे हो रहा होता है। तो केस स्टडी में एक यही ड्रॉबैक होता है कि इसको हम दूसरों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी एक पर्सन की या किसी एक यूनिट की डिटेल्ड स्टडी है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। केस स्टडी मेथड में ऑल्सो भी यूज टू स्टडी लाइफ ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो यही चीज़ मैं अभी बार बार बता रही थी आपको कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं को स्टडी किया जाता है, नॉर्मल लोगों को भी स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों की स्टडी के एग्जांपल में एक ये स्टडी आती है जैसे हेनरी मुरे ने की थी, हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में ये चलाते थे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, मेल्स बॉयज़ थे, उनके ऊपर स्टडी की थी
और ये नॉर्मल स्टडी थी, ये सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि ये उन लोगों की बेसिक नीड्स को जानना चाहते थे कि कॉलेज जाने वाले जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है, उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, उनका एटीट्यूड्स कैसे होते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन का पैटर्न कैसा होता है। तो एक जनरल जानने के लिए लोगों के बारे में भी केस स्टडी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोई प्रॉब्लम की वजह से ही करो। इसमें किस तरह के चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो केस स्टडी करने के लिए, क्या क्या असेसमेंट कर सकते हो। सेल्फ रिपोर्ट मेजर कर सकते हो, लोगों से पूछ के क्वेश्चनेयर भरवा सकते हो। सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर या पर्सनालिटी इन्वेंटरीज जैसे हमने पढ़ा है। आप प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे वो इंक ब्लॉट वाला हमने पढ़ा था, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ कर सकते हो। आप उनका बायोग्राफिकल डेटा जो लोगों से पूछ के या कहीं उनका डेटा कहीं पे, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में वहाँ पे कोई फॉर्म भरा होगा उन्होंने, उस टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस, मतलब उनसे पूछ के भी कुछ चीज़ें लिखवा सकते हो कि आप अपने बारे में लिखो। अगर जैसे हम बोलते हैं ना, आप अपने बारे में लिखो, आप क्या जानते हो। अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे तो आप कैसे करोगे, उस चीज़ को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस को। कोई पर्सन खुद अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके स्ट्रेस इंटरव्यूज़ ले सकते हो। स्ट्रेस इंटरव्यूज़ क्या होता है, जिसमें आप उनको एक ऐसी सिचुएशन में डालते हो जहाँ पे वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और उस टाइम आप उनसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हो। तो ये सारी टेक्निक्स ये हेनरी ने भी यूज़ की थी इन कॉलेज स्टूडेंट्स के बिहेवियर को फोकस करते हुए कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो स्ट्रेस इंटरव्यूज़, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह में भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जब कस्टमर केयर वगैरह के लिए लोग रखे जाते हैं जॉब में, उनके भी स्ट्रेस इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कि मान लो कस्टमर ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप कैसे जवाब दोगे। तो एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसमें देखे जाते हैं कि वो किस तरीके से उसको आंसर करते हैं। तो इसी तरीके से हेनरी ने भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की थी इन कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए। तो ये एक डिटेल स्टडी थी कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होते हैं, किस तरह से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं। तो ये इनकी जो थी स्टडी थी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ्स के ऊपर। अच्छा, इसको इक्लेक्टिक अप्रोच भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्लेक्टिक का मतलब होता है जब हम उसमें बहुत सारी असेसमेंट इंक्लूड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन्होंने सेल्फ रिपोर्ट भी यूज़ करी, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज़ करा, बायोग्राफिकल डेटा भी लिया, ऑटोबायोग्राफिकल स्ट्रेस इंटरव्यू भी लिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो इन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ किया था एक स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, एक से ज़्यादा तरीके यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है इक्लेक्टिक अप्रोच। एक रॉबर्ट वाइट की लाइव्स इन प्रोग्रेस करके भी एक स्टडी है, जिसमें इन्होंने 3 नॉर्मल इंडिविजुअल्स के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी हुई है। तो ये भी आप एग्जांपल डाल सकते हो नॉर्मल स्टडी, नॉर्मल केस स्टडी में। टाइप्स ऑफ केस स्टडी की 4 तरह की हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। एक होती है इंडिविजुअल केस स्टडी और दूसरी होती है कम्युनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल का मतलब है किसी एक पर्सन के ऊपर। जैसे कि एक सोशल यूनिट है जिसमें कंसिस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और पर्सन, उसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल है, आप उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो, उसके ऊपर डिटेल स्टडी कर रहे हो। तो इसमें आपका कोई हाइपोथेसिस है, आपने कुछ हाइपोथेसिस अपना टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया हुआ है कि जब लोग इस सिचुएशन में होते हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। आपने एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो उस पर्सन के ऊपर कि क्या वो एक्चुअली में ऐसे करता है। और कम्युनिटी केस स्टडी क्या होती है, जिसमें कोई ग्रुप होता है, जैसे फैमिली के ऊपर कर रहे हो या किसी सोशल ग्रुप के ऊपर कर रहे हो, ये कम्युनिटी केस स्टडी होता है। नाम से ही हमें डिफरेंस पता चल रहा है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन के ऊपर, कम्युनिटी मतलब किसी ग्रुप के ऊपर। और कम्युनिटी केस स्टडी ट्राइज टू डील विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं एक साथ, कहाँ रहते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ मैनेज करते हैं, इसमें उस चीज़ का फोकस होता है। उनकी लोकेशन, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे वो लोग कमाते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं, कैसे अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उनका क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और हिस्ट्री क्या है उनकी कम्युनिटी की, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसे है, हायरार्की, उनकी लाइफ की वैल्यूज़ क्या है, एजुकेशन और हेल्थ कैसी है। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी केस स्टडी में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल लिखी जाती है।
दूसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है डेविएंट केस एनालिसिस और आइसोलेटेड केस एनालिसिस। डेविएंट का मतलब है नॉर्मल से थोड़ा सा अलग। तो इसमें क्या होता है, जब किसी ग्रुप का कुछ डिफरेंट बिहेवियर नज़र आता है तो उसके ऊपर स्टडी करी जाती है। मतलब रिसर्चर स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स विद डिफरेंस ऑलरेडी फाउंड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। जब उनको लगता है कि दो लोगों के बीच में इतना डिफरेंस है बिहेवियर में, तो वो उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करता है कि ये दोनों ग्रुप्स हैं या दोनों इंडिविजुअल हैं, इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। डेविएंट मतलब आप मान के चलो कि नॉर्मल से डिफरेंट है। तो जब उसको लगता है कि दो ग्रुप्स का बिहेवियर एकदम डिफरेंट है, दोनों के एक बहुत नॉर्मल है, एक दूसरा बहुत डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस क्यों है उन दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस इसमें। और उसमें बैकवर्ड स्टडी की जाती है कि पास्ट से लेके पीछे से बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड और उल्टी डायरेक्शन में जाके स्टडी की जाती है कि ये डिफरेंस इनका शुरू कहाँ से हुआ था, ऐसी क्या कंडीशन थी जो दोनों के बीच में बिहेवियर में डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो बैकवर्ड स्टडी है और डिफरेंस को, डेविएंट्स को जानने के लिए की जाती है। दूसरी आती है आइसोलेटेड क्लिनिकल स्टडी। आइसोलेटेड क्लिनिकल स्टडी होती है जो एक इंडिविजुअल यूनिट पे की जाती है। इसमें क्या होता है, दो लोगों को कंपेयर नहीं करते, ये आइसोलेटेड है। मेनली दोनों में फ़र्क ये है कि डेविएंट में हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, या तो दो लोगों को या दो ग्रुप्स को। आइसोलेटेड मतलब अकेला, इसमें किसी को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो किसी एक पर्सन की स्टडी की जा रही है क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। और साइको एनालिसिस एक तरह से आइसोलेटेड की क्लिनिकल स्टडी ही है। और फ्रॉइड ने भी इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ करी हुई हैं, जिसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है लिटिल हैंड्स का। लिटिल हैंड्स जो है, लिटिल हैंस एक छोटे बच्चे का नाम है हैंस, और उसके ऊपर फ्रॉइड ने केस स्टडी की थी। बेसिकली इनका केस क्या था कि इस बच्चे को हॉर्सेस का बहुत फोबिया था, घोड़े को देख के बहुत डरता था। और इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स की भी एक प्रॉब्लम थी, जो हमने फ्रॉइड की थ्योरी में भी पढ़ा था कि ये अपने फादर से बहुत जेलिस होते थे क्योंकि इनको अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। तो ये हॉर्स को अपने फादर की तरह देखते थे। और कुछ ऐसा था कि इन्होंने हॉर्स को किसी एक जगह पे, सड़क पे किसी घोड़े का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था, वो बाद में वो घोड़े की डेथ हो गई थी, तब से ही उसको हॉर्स का फोबिया हो गया था। और अपने फादर से भी ये बहुत डरता था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, जो फ्रॉइड की ही पूरी थ्योरी से रिलेटेड थी। तो फ्रॉइड ने इनके ऊपर जो पूरे एक डिटेल स्टडी की थी, उसको आप एक एग्जांपल दे सकते हो आइसोलेटेड क्लिनिकल केस स्टडी का। फिर आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ केस स्टडी। स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसमें एडवांटेजेस ये हैं इसकी कि एक तो आपको डिटेल्ड अकाउंट मिल जाता है जिस पर्सन की आप स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर जितने भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी आइडियोसिंक्रेसीज हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई अनयूजुअल फीचर है, कुछ अजीब सी आदतें हैं अगर उसकी, जो आपको एक नॉर्मली इंटरव्यू में नहीं दिखेगी या एक दो बार मिलने पर नहीं पता चलेंगी। लेकिन जब आप उसके साथ रेगुलर उसकी स्टडी करोगे, उसको रेगुलर फॉलो करोगे, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कुछ अजीब चीज़ें भी हैं जो हमें नॉर्मली नहीं दिखती हैं। तो आइडियोसिंक्रेसीज वो होती है जो अनयूजुअल फीचर होता है किसी पर्सन का। तो ऐसी चीज़ें आपको तब पता चलती है जब आप केस स्टडी करते हो, क्योंकि तब आपका पूरा फोकस और बहुत लंबे टाइम तक फोकस एक ही पर्सन या एक यूनिट पे रहता है। तो ये तो इसकी एडवांटेज है। और ये एडवांटेज है कि उनके लाइफ के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपको पता चल जाते हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। और आप ये भी देखते हो कि वो किस तरीके से अपने आप को पूरे वर्ल्ड में वो करते हैं, अडाप्ट करते हैं, अपने सर्कमस्टांसिस में किस तरीके से वो अडाप्ट करते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे, पहले कैसे थे। मतलब आप एक पर्सन के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट दे सकते हो, ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं देख सकते। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, जो हम लैब स्टडी में करते हैं कि आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया और उसका इफेक्ट आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा। तो यहाँ पे वो नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप इन जनरल स्टडी कर रहे हो सिर्फ जो हो रहा है उसके ऊपर। आप इसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो, लेकिन पूरी उसकी केस स्टडी कॉज एंड इफेक्ट पे नहीं हो सकती। तो लैब में कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, जहाँ पे आप कंट्रोल करते हो हर चीज़ और उसका इफेक्ट देखते हो, लेकिन केस स्टडी में ये चीज़ नहीं हो सकती। और अगर साइंटिफिक उसकी बात करें तो लैब एक्सपेरिमेंट ही मोस्टली टोटली साइंटिफिक स्टडीज़ मानी जाती हैं।
बाकी अगर लैब में कोई चीज़ नहीं हो रही है, उससे बाहर हो रही है, तो हम उसको पूरा साइंटिफिक नहीं कह सकते। तो ये तो इसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि जब हम एक ही पर्सन पे स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम दूसरों के ऊपर जनरलाइज कर देंगे? उसको नहीं कर सकते ना। अगर एक खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे अब उस लिटिल हैंड्स का केस था, उसमें पता चला कि वो अपने हॉर्सेस से डरता था और अपने फादर को हॉर्स की तरह देखता था। तो क्या चीज़ हम ये सब बच्चों पे जनरलाइज कर सकते हैं कि वो हॉर्स से अगर डरते हैं तो वो फादर को भी ऐसे जेलस होते हैं? हम एक पर्सन की चीज़ें सब पे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि जो डेटा, तीसरी चीज़ कि डेटा जो है वो हम इसमें अपटेन करते हैं, वो पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है। तो जो पास्ट का डेटा होता है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट वाला डेटा, वो सेकंड हैंड नेचर का होता है। सेकंड हैंड मतलब आपने खुद नहीं देखा हुआ, आपने किसी से पूछ के भरा है। तो वो हो सकता है कि डिस्टॉर्टेड बाय टाइम, मतलब लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बना के आपको बता दी, उनकी मेमोरी में से कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं तो उन्होंने कुछ ऐड कर दिया हो उसमें। तो वो डेटा आपने सामने से तो लिया नहीं है, फर्स्ट हैंड डेटा तो है नहीं, सेकंड हैंड डेटा है, तो वो कुछ भी डेटा डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। और चौथा जो इसमें आ जाता है कि कभी कभी पर्सनल बायस आ जाता है इन्वेस्टिगेटर का। आप इतने लंबे टाइम तक किसी के साथ रहते हो, किसी की स्टडी करते हो, कभी कभी आप उसके लिए बायस भी हो जाते हो। आप कुछ, आपको ही, आपका ही परसेप्शन उसके लिए कभी कभी बदल जाता है और आप सोचते हो कि शायद मैं इसके लिए ऐसा लिखूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये काफ़ी मेजर और स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेजेस हैं केस स्टडी मेथड की। अब केस स्टडी मेथड के बाद नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।